पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे खास कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार के अहम कदमों की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। आपके समक्ष हम जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं। और बता दें, आज हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में। हमारा देश भारत जो है G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है। थीम है इसकी वसुधैव कुटुंबकम। बता दें, इसके तहत स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिहाज से भी कई अहम विचारों का आदान प्रदान किया गया है। क्या कुछ खास रहा है, दिखाते हैं आपको योजना के सार के तहत। भारत विशाल और बड़ी जनसंख्या वाला देश है। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए किसी भी जन सुविधा का इंतजाम मामूली काम नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे देश में सरकारी अस्पताल, डिस्पेंसरीज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी जैसी सेवाएं लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रख रही हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं भी मरीजों की तकलीफें दूर कर रही हैं, जबकि जन औषधि केंद्र सस्ती दवाएं उपलब्ध करा रहा है। महिलाओं और बच्चों के लिए भी अलग से योजनाएं काम कर रही हैं। 2022 के आर्थिक सर्वेक्षण में स्वास्थ्य सेवा पर भारत का सार्वजनिक व्यय वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.1% था। 2020-21 में यह आंकड़ा 1.8% और 2019-20 में 1.3% रहा। कहने का मतलब है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार खर्च बढ़ा रही है। आजादी के बाद हमारे देश ने स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत ढांचा विकसित किया है। इस ढांचे की गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सुनाई देने लगी है। कोरोना के विरुद्ध वैक्सीन तैयार करना और फिर उसे दूसरे देशों को सप्लाई करना हमारे मजबूत स्वास्थ्य तंत्र का ही परिणाम है। भारत G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है। इस साल का विषय वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य रखा गया है। इस दौरान गुजरात के गांधीनगर में G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की भी बैठक आयोजित की गई, जिसमें वैश्विक स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। इस बैठक में स्वास्थ्य आपातकाल निवारण, तैयारी और प्रतिक्रिया पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा औषधि क्षेत्र में सहयोग को मजबूत बनाने पर भी बात हुई। खास तौर से सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और किफायती वैक्सीनेशन और स्वास्थ्य परीक्षण पर जोर दिया गया। स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और समाधान पर भी चर्चा की गई। कोरोना महामारी से सीख लेते हुए G20 सदस्य दीर्घकालिक, न्याय संगत, लचीले और समावेशी स्वास्थ्य तंत्र के निर्माण पर भी एकमत दिखे। ऐसा तंत्र जिसमें लैंगिक समानता और महिलाओं की विशेष जरूरतों का ख्याल रखा जाता हो। G20 समूह में भारत के अलावा अमेरिका, रूस, जापान, इटली, UK, फ्रांस, कनाडा, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मैक्सिको, इंडोनेशिया, जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे देश शामिल हैं। 20वें सदस्य के तौर पर यूरोपीय संघ भी इसका हिस्सा है। दुनिया की 2/3 आबादी इन्हीं 20 सदस्यों में रहती है और इन्हीं के पास 85% GDP और 75% वैश्विक कारोबार है। इसका मतलब हुआ कि G20 के सम्मेलनों में लिए गए फैसले वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। G20 की अध्यक्षता 1 साल के लिए मिलती है। बैठकें आयोजित कराने और उनका एजेंडा पेश करने की जिम्मेदारी अध्यक्ष पर ही होती है। 2022 तक इसकी कुल 17 बैठकें आयोजित हो चुकी थी। 18वीं मेजबानी सरकार के हिस्से में आई। वैसे तो इस ग्रुप का फोकस अर्थव्यवस्था से मुद्दों पर चर्चा करना रहा है, लेकिन समय के साथ साथ इसका दायरा बढ़ता गया।
अब इसमें कृषि, पर्यावरण, टिकाऊ विकास, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और भ्रष्टाचार के अलावा स्वास्थ्य को भी शामिल कर लिया गया है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, इसी संदर्भ में और भी अहम जानकारियां हम आप तक आगे पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो वन हेल्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर क्या है और इसके तहत किन किन अहम मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं और किस तरह से हमारे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव आ रहा है, आइए इन तमाम जानकारियों को हासिल करते हैं हमारे विशेषज्ञ से। हम सभी ने कोविड महामारी का दौर देखा है और जब महामारी का प्रकोप विश्व भर में था तो कई तरह की स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियां भी सामने आई थी और हमारा देश भारत भी इसे अछूता नहीं रहा था। ऐसे में जरूरत महसूस हुई कि स्वास्थ्य क्षेत्र को और भी ज्यादा सुदृढ़ बनाया जाए और इसके लिए कई तरह के महत्वपूर्ण कदमों को उठाया गया और पहल भी यहां पर की गई। बता दें आपको, हमारा देश भारत G20 समिट की मेजबानी कर रहा है और इस बार की थीम की अगर हम बात करते हैं तो वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और इसके तहत कई अहम मुद्दों पर सभी देश मिलकर कुछ निर्णय ले रहे हैं, अपने सुझावों का आदान प्रदान कर रहे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। एक खास आयोजन किया गया वन हेल्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर को लेकर और इसके तहत बता दें आपको कि कई तरह के अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और इन्हीं के बारे में जागरूक करने के लिए आज हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं जो हमें हर बारीकी के बारे में जानकारी देंगे। हमारे साथ डॉक्टर के मदन गोपाल जी उपस्थित हैं। बता दें ये सलाहकार हैं लोक स्वास्थ्य प्रशासन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन केंद्र, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार में। डॉक्टर मदन गोपाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया, वन हेल्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, G20 समिट की ये एक थीम है और इसके तहत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। क्या अहम मुद्दे रहे हैं वो, इसके बारे में क्या कहेंगे? आदित्य जी, ये जो कोविड वैश्विक महामारी ने जो बहुत प्रमुखता से जो बात हमें बताई है, ये है कि पूरा विश्व एक परिवार के रूप में ही है, क्योंकि एक देश में बीमारी आई, दूसरे देश में क्रमशः चलती चली गई और ये आगे बढ़ती चली गई। शुरुआत हुई चीन से और पूरे विश्व को उसने, विश्व के जितने देश हैं सभी देशों में कोई देश ऐसा नहीं रहा जो छूटा नहीं जी। जब ये G20 देश की हमें अध्यक्षता मिली और मेजबानी करने का अवसर मिला तो इसमें स्वास्थ्य का जो थीम था, स्वास्थ्य के थीम में भी काफ़ी बात हुई है। तो एक जो पहले से हम बात करते आए कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएं, उसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई और लेकिन ये सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएं जो है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके ऊपर चर्चा हुई और कैसे डिजिटल माध्यमों से हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी हद तक सहमति हो पाई। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कोविड महामारी ने हमें बताया है कि पशुओं से जो बीमारी है, संक्रमण मनुष्यों में आ सकता है जी। वैसे ही जैसे जैसे वैश्विक आपके जो आवागमन की सुविधाएं बढ़ रही हैं, आवागमन बढ़ेगा तो उसमें बहुत सारी बीमारियां जो पशुओं में रहती है वो मनुष्यों में आ सकती है। हमारा प्लांट्स के साथ भी इंटरेक्शन बढ़ रहा है तो उसकी बीमारियां पशु में आ सकती है, पशु की बीमारी, ऐसे इंटरेक्शन बहुत हो सकता है। जब हम इसकी बात करते हैं, खाली मनुष्यों की बात नहीं करनी, हमें जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है ऐसा यूनिट हमें बात करनी। ये वन हेल्थ की कल्पना, वन हेल्थ का सिद्धांत है। दैट मीन्स प्लांट, एनिमल्स और मनुष्य और एनवायरनमेंट, इन सबको मिलाकर हम लोग कैसे बात कर सकें, तो वन हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी फोकस होना है। और आपके जूनोटिक डिसीज़ हैं, आप देखेंगे जो एनिमल में प्राय जो डिसीज़ पाई जाती थी अब वो मनुष्यों में भी देखने को मिल रही हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा करनी है, उसमें सहमति बननी है। आप जैसे देखेंगे कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया देश है, वहाँ पे यहाँ से कोई भी जाता है तो स्कैन करते हैं कोई एनिमल प्लांट का सीड तो नहीं है, ताकि वहाँ का वातावरण, वहाँ के जो जलवायु चीज़ें चेंज नहीं हो। और दूसरा वन हेल्थ और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जलवायु परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं।
जहाँ पे कभी बारिश नहीं गिरती थी वहाँ वर्षा होने लगी है, जहाँ पे वर्षा नहीं होती थी वहाँ सूखा, वर्षा होती थी वहाँ सूखा पड़ने लगा है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि पहले 40 डिग्री कभी जाता नहीं था, इस साल के मौसम में 40 डिग्री के ऊपर गया। तो इसके ऊपर भी काफ़ी चिंता हो रही है। तो यही कोशिश कर रहे हैं कैसे हम लोग बीमारी की रोकथाम करें, रोकथाम की तैयारी करें, तैयारी करने के बाद प्रतिक्रिया करें, और प्रतिक्रिया करने के बाद कैसे सिस्टम को सुदृढ़ कर सकें। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसपे आम सहमति भी है, आम चर्चा भी हुई है। साथ साथ में वन हेल्थ जो मैंने अभी बताया उसके ऊपर चर्चा हुई। उसके बाद एको जो वैश्विक जो महामारी का रूप धारण कर रही है वो है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। जी। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस मतलब आप जो दवाइयाँ खाते हैं, जैसे आमतौर पे क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाने के पहले हम लोग केमिस्ट के पास जाते हैं और अपने स्वतः से ही दवाई खरीद के खा लेते हैं जी। और पूरा निर्धारित जो मापदंड है दवाई खाने का, जो खाने का जो प्रोटोकॉल होता है उसका पालन नहीं करते हैं। जी। फलस्वरूप क्या होता है, जो जीवाणु है, जीवाणु में प्रतिरोध, जीवाणु में आपके रेसिस्टेंस आ जाता है, प्रतिरोध आ जाता है। जो आप दवाई खाते हैं उसका इस्तेमाल जितनी खोज करी एंटीबायोटिक्स में, काफ़ी हद तक के 3rd जनरेशन 4th जनरेशन तक ये पहुंच गए हैं, लेकिन अब आगे खोज संभव नहीं है। तो आगे हमें ये देखना है कि कैसे ये एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को रोका जाए। तो एक बहुत, आप जैसे देखेंगे टीबी को हम उन्मूलन की बात करें, टीबी में भी एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस आ गया है जी। तो उसके वो एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर पूरे विश्व में फैल रही है। तो उसके ऊपर भी हमें तैयारी करनी है। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो वैश्विक महामारी ने हमें जो बताया जी। कि उस समय वैक्सीन हो गया, थेरेपेटिक्स हो गए और आपके डायग्नोस्टिक्स हैं। जब महामारी स्टार्ट हुई थी तो जो सही गुणवत्ता वाले किफ़ायती आपके जो वैक्सीन है तो ये उपलब्धता नहीं थी। कैसे इसको सुगमता से उपलब्ध कराएं, कैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हम लोग एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई है इस G20 में। मुख्यतः इन 3 चीज़ों में काफ़ी फोकस रहा है। एक तो कैसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएं, दूसरा आपका कैसे तैयारी करनी है, तैयारी, उसके बाद रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया, और वन हेल्थ AMR, और आपका ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर। मुख्यतः इन चीज़ों पे ही फोकस रहा है। उसके साथ साथ में जो साइड इवेंट्स है उसमें मेडिको वैल्यू टूरिज्म और आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो आपके जो पारंपरिक जो चिकित्सा प्रणाली को इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी चर्चाएं हुई और काफ़ी सहमति भी बनी है। बिल्कुल। तो यहाँ पर काफ़ी अहम मुद्दों पर, जैसे आपने जिक्र किया है, यहाँ पर चर्चा की गई है। वन हेल्थ पर यहाँ पर विचार विमर्श हुआ है, साथ ही साथ रोकथाम और तैयारी और प्रतिक्रिया पर भी यहाँ पर आदान प्रदान हुआ है विचारों का। साथ ही साथ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर भी यहाँ पर अहम ध्यान दिया गया है। तो इन सब मुद्दों पर जब चर्चा हुई है, कई तरह के अहम, हम कह सकते हैं, फैसले भी यहाँ पर लिए गए होंगे। तो आपको क्या लगता है इन सब का जो असर है स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा? अदिति जी, आप जैसे देखेंगे, वायरस डजंट नो एनी बॉडी, एनी बाउंड्रीज। जी, ठीक है। जो भी जीवाणु हैं उनके लिए कोई आप अगर कोई सीमा निर्धारित करेंगे वो सीमाओं को नहीं मानती हैं। तो हर एक इंसान कहें, हर एक पशु कहें, उनके लिए एक समान होते हैं, उनके लिए कोई सीमाएं नहीं है। बिल्कुल। तो एक तो हमारे सामने उदाहरण है। उसके अलावा आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या जो समस्याएं, जो आपके डेंगू है, चिकनगुनिया, जो पहले दूसरे क्षेत्रों में, कहीं कुछ क्षेत्रों में नहीं होती थी, जैसे उत्तर के क्षेत्रों में, ठंडे प्रदेशों में वहाँ भी ये केसेस मिलने लगे। तो इसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई है और होगी भी। और उसके बाद जो डेटा शेयरिंग की बात होती है, एक देश अगर दूसरे देश को बताएगा कि मेरे इधर ये वायरस आ रहा है, तो दूसरे देश भी उसी जागरूकता आएगी और तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर हमारे देश भारत की हम बात करते हैं तो भारत का जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसमें हमने बीते सालों में काफ़ी परिवर्तन भी यहाँ पर देखे हैं। आप इस G20 समिट के बाद क्या दृष्टिकोण लेकर चल रहे हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में और किस तरह से विकास होगा? स्वास्थ्य क्षेत्र में हम लोग, आप देखें, जैसे अभी बात किया है कि वन हेल्थ की बात कर रहे हैं, एक जो हमने बात किया, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वैसे ही हम लोग उसी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। जैसे आप सरकारी योजनाओं के बारे में बात करें, बिल्कुल, तो उसमें प्रमुखता से आयुष्मान भारत जो योजनाएं हैं, तो वो एक आपकी वस्तुकला, जो हमारी स्वास्थ्य की जो वस्तुकला है, उसके ऊपर काफ़ी सुदृढ़ करने के लिए प्रयास किए गए हैं।
जो कोविड के पहले से भी चल रहा था और कोविड के बाद से जो आपके ECRP पैकेजेस थे और उसके बाद 15 फाइनेंस कमीशन जो आपकी मूलभूत जो संरचना है उसके ऊपर फोकस करने के लिए जो सरकार की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसके परिणाम आने वाले समय में और देखने को मिलेगा। साथ साथ में जो आयुष्मान भारत के जो चार जो मुख्य घटक हैं, एक तो आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो हम पुरानी उस पर चर्चा कर चुके हैं, दूसरा आपका आयुष्मान भारत PMJ प्रोग्राम, उसके ऊपर भी इसी कार्यक्रम में हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। एक आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है जो PM अभीम बोलते हैं उसको, तो उसमें हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हैं आपके जो ब्लॉक स्तर पे जो आपके जो सामुदायिक ब्लॉक स्तर हैं वहाँ पे भी हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि स्वास्थ्य प्रशासन की जो प्रणाली है जो ताकि जो बीमारी से हम लोग लड़ सकें उसके लिए भी काफ़ी थ्रेडेड कार्यक्रम हो रहे हैं। जो आपके ब्लॉक लेवल पे हम लोग BPHU बना रहे हैं, तो BPHL बना रहे हैं और HMIS यूनिट है, ताकि ब्लॉक स्तर पे ही हम लोग महामारी का को देख सकें, उसकी निगरानी कर सकते हैं और त्वरित कार्रवाई कर सकें, वो एक है। उसके बाद जो क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स भी बना रहे हैं, तो जो उसी लेवल पे जो जिला स्तर पे, क्योंकि कोविड के समय हमें बहुत सारे प्राइवेट अस्पतालों का अधिग्रहण भी करना पड़ा था और उसी की कड़ी में कैसे हम लोग क्रिटिकल केयर वहाँ प्रदान कर सकते हैं लोगों को उनके घर के पास, ताकि एक जो इसका जो मिशन है कि नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, ताकि कोई भी पीछे छूट नहीं जाए, छूटे नहीं, उसके घर के पास ही उनकी सेवाएं दे सके। बिल्कुल, लोगों को पहले जैसे दूरी तय करनी पड़ती थी, अब वो समस्या को खत्म किया जा सके और स्वास्थ्य सेवाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के दर तक पहुंचाई जा सके, कोई भी छूटे नहीं, इससे अछूता न रहे। इसी लक्ष्य के साथ यहाँ पर कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी बदलाव आए हैं और आगे भी इसी दिशा में कार्य करने के लिए हमारा जो स्वास्थ्य क्षेत्र है या फिर कहें हमारी जो सरकार है वो निरंतर अग्रसर है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, तो हमारे देश में डिजिटलीकरण को यहाँ पर काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करते हैं तो किस तरह से इसमें समाहित किया जा रहा है इसे? अदिति जी, आप देखेंगे कि कोविड ने हमें डिजिटल की तरफ काफी अग्रसर कर दिया। बिल्कुल। जो गति आनी चाहिए थी, गति को तीव्रता कोविड महामारी ने दिया। तो हमारे जो राष्ट्रीय जो नीति है, स्वास्थ्य नीति 2017 की है, उसमें भी एक वृहद जो डिजिटल आर्किटेक्चर की बात करी है कि कैसे हम लोग डिजिटल आर्किटेक्चर का निर्माण करें और स्वास्थ्य सेवाओं को और सुनिश्चित कर सकें। साथ साथ में जो एक टेलीमेडिसिन के जो गाइडलाइंस निकले हैं, तो उसमें एक क्रांति ला दी है कि हम घर बैठे ही टेलीफोन से जो सुविधाएं हैं जी, तो जो डॉक्टर से बात कर सकते हैं, तो परामर्श ले सकते हैं, वो सुविधाएं हैं। पहले भी हमारे इधर होता रहा है 104 की जो सुविधाएं हैं, लेकिन इतनी जागरूकता नहीं थी और कोविड के बाद से तो इसमें बहुत ज्यादा लोग जुड़ गए हैं जी। तो कोविड का भी उदाहरण आप बता रहे हैं, जो सेकेंड वेव आया था, सेकेंड वेव में अगर हम लोग डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते तो शायद हमें महामारी को संभालना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हम लोग ने 70-80% जो इलाज है वो घर पे किया, वो डिजिटल माध्यमों के बारे में। एक छोटे से उपकरण, जो छोटे छोटे उपकरण थे, एक तो डिजिटल आपका थर्मामीटर जिससे लोग अपना ताप नाप लेते थे, दूसरा डिजिटल पल्स ऑक्सीमीटर जिससे हमने ऑक्सीजन सैचुरेशन देख लिया, प्लस जो हम लोग घर पे टेलीफोन से बात करते थे, पूछते थे कि आपकी तबीयत कैसी है, क्या है, वो कमांड रूम से हम लोग बात कर लेते थे। वो कोई गंभीरता के लक्षण दिखते थे, त्वरित रूप से हम लोग उनको अस्पताल ले जा सकते थे। अदरवाइज वायरस हमसे काफ़ी तेज हो गया था सेकेंड वेव के समय, तो 2-3 हफ्ते के लिए हमारा सिस्टम भी काफ़ी प्रेशर में था, ओवरविम्ड था सिस्टम भी, तो हम लोग उस समय हमारा डिजिटल माध्यम से काफ़ी काम हुआ। इसके अलावा अभी जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, जो ब्लूप्रिंट बना हुआ है, उसमें यही कोशिश कर रहे हैं कैसे यह डिजिटल के माध्यम से हम लोग हमारा जो सर्वेलेंस है और जो पेशेंट रिकॉर्ड्स हैं उसको कैसे दृढ़ कर सकें। इसको थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँगा कि जो आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन है, इसमें हर व्यक्ति का एक डिजिटल आभा ID बनाने की बात है, तो अभी उस तरफ काफ़ी काम हो रहा है। करीब करीब लगभग 25 से 30 करोड़
डिजिटल आईडीज़ बन गई हैं, आभा आईडीज़। अब इस आभा आईडीज़ का उपयोग करने के लिए इनको एम्बिट करना है कि पेशेंट के रिकॉर्ड्स में, उसकी तरफ भी अग्रसर है काम पूरा। जब ये आभा आईडी डिजिटल हो जाएगा तो आप देखेंगे प्रायः क्या होता है कि अस्पताल जाते हैं तो एक झोला लेकर जाते हैं जी। झोले में पूरा का पूरा आपका रिकॉर्ड रहता है, पूरे, ताकि डॉक्टर को पूरा दिखाए, और उसमें कुछ चीज भूल जाते हैं, कुछ क्रम नहीं रहता, तो उसको और थोड़ा सुगम करने के लिए ये एक योजना है कि कैसे आभा आईडी को हम लोग उसमें एम्बिट करें आपके रिकॉर्ड्स में, और ताकि परमिट करेंगे, पेशेंट अगर परमिट करेगा तो वो रिकॉर्ड देख पाएगा। तो कोई भी जो अक्सर होता है कि ये वाली रिपोर्ट तो रह गई है, ये वाली समस्या से निजात मिल जाएगा आपको। डिजिटली तौर पर पूरी की पूरी जानकारी एक क्लिक के माध्यम से मिल जाएगी और इलाज में और भी ज़्यादा हम कह सकते हैं सुगमता यहाँ पर ज़रूर आएगी। तो यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं कि डिजिटलीकरण से कितने लाभ हो रहे हैं, काफ़ी सकारात्मक बदलाव देखे भी हैं और फ़ायदे भी हुए हैं पिछले कुछ, खासतौर पर कोविड के समय की अगर हम बात करें तो। अब हमारी जो सरकार है किफ़ायती मेडिसिन पर भी ध्यान दे रही है, क्योंकि काफ़ी जो दवाइयां हैं वो ऐसी हो जाती हैं कि लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए भी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। इस पर क्या कहेंगे? इसमें आप देखें, सरकार जब हम लोग जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं उसमें एक मेजर कंपोनेंट है फाइनेंशियल कैटास्ट्रोफ जी। उसको बचाने के लिए सरकार की तरफ से एक आपकी जन औषधि केंद्र सब जगह खोलने की योजना है। अभी काफ़ी तीव्र गति से उसमें आ रहे हैं, आंकड़े मेरे को याद नहीं है, 7,000 के ऊपर ही हैं जन औषधि केंद्र, और लक्ष्य है कि किस तरह से उसको और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि लोगों को घर के पास ही सुगमता से तो आपके किफ़ायती दरों में आपके मेडिसिन मिल सके। एक तो ये बात है। दूसरा, एक और जो स्पूरियस मेडिसिन की बात होती है, 1 अगस्त से सरकार ने आपका ट्रेसिबिलिटी, दैट मीन्स जो 300 जो ब्रांड के मेडिसिन हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रिटेल तक के आप ट्रेस कर सकते हैं। QR कोड से आप देख सकते हैं कि उसकी गुणवत्ता ठीक है कि नहीं है। वो एक योजना अलग चालू करी है। उसके अलावा जितने आपके शासकीय संस्थाएं हैं वहाँ पे आपको प्रायः फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको मेडिसिन मिल जाती है। तो उस तरह की सुविधाएं ऑलरेडी बनाई हुई हैं, ताकि उसके अलावा सुगमता उपलब्ध कराने के लिए जो हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र हैं और आपके जिला चिकित्सालय, हर जगह के लिए एक एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बनाई हुई है। उसमें कितनी मात्रा में कितनी तरह की दवाइयाँ उस संस्था में पर्टिकुलर उपलब्ध होनी चाहिए वो सुनिश्चित की जाती है। उसी हिसाब से क्रय और कर भंडारण और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस तरह की काफ़ी व्यवस्थाएं की हुई हैं ताकि दवाइयाँ लोगों को सुगमता से उपलब्ध हो सके। बिल्कुल, तो व्यवस्थित तौर पर यहाँ पर कार्य किया जा रहा है ताकि हमारे देश के हर नागरिक को हर अच्छी जो स्वास्थ्य सेवा है वो उपलब्ध करवाई जा सके और हमारे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी ज़्यादा विकास हो सके। बिल्कुल, तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश में बीते कुछ समय से कितने परिवर्तन आए हैं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिहाज से। G20 समिट के तहत भी यहाँ पर एक परिवार, एक पृथ्वी और एक भविष्य के अंतर्गत काफ़ी अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है और हम कह सकते हैं विचारों का आदान प्रदान हुआ है। तो इन सब के बाद आप हमारे देश के हर एक नागरिक को क्या संदेश देना चाहेंगे स्वास्थ्य के लिहाज से? स्वास्थ्य के लिहाज से हम लोग पहले बीमारी से लड़ते रहे, बीमारी से हम लोग स्वास्थ्य की तरफ आए, स्वास्थ्य से हम लोग इंग्लिश में बोलना चाहूँगा तो पहले हम लोग डिसीज के बारे में बात करते थे व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हेल्थ। हेल्थ से हम लोग वेलनेस की तरफ आए और वेलनेस से हम लोग वेलबींग की तरफ आए। दैट मीन्स इस तरह का हम लोग क्रमिक तरीके से विकास करते हुए वेलबींग की तरफ, तो मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप में आप आदमी स्वस्थ रह सके उस दिशा में काम हो रहा है। तो अभी काफ़ी यात्रा करनी है हमें। 2047 जब हम लोग 100 वर्ष मनाएंगे, हमारा जो शताब्दी मनाएंगे, तो उस समय कम से कम हर गांव, हर क्षेत्र विकसित रहेगा। हम उसी दिशा में अग्रसर हो चुके हैं। और कहा भी जा रहा है कि तब तक हमारा देश जो है एक विकसित देश के रूप में उभर कर जरूर सामने आएगा और ये तभी संभव हो पाएगा जब देश का हर क्षेत्र यहाँ पर विकसित होगा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो यहाँ पर कई अहम कदम उठाए ही जा रहे हैं इसे एक अच्छा सुदृढ़ क्षेत्र बनाने के लिए और हर देश के नागरिक तक हर अच्छी सुविधा पहुँचाने के लिए। बिल्कुल, बहुत ही अहम जानकारियाँ डॉक्टर मदन गोपाल आपने हमारे सभी दर्शकों तक पहुँचाई हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हुए।
तो आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने जाना कि किस तरह के अहम कदम उठाए जा रहे हैं जिनके माध्यम से हमारे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को और भी ज्यादा सुदृढ़ बनाया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है सरकार आपके साथ @gmail.com। आप फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, वहां हमारा पेज खुलेगा। कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव है या फिर है कोई सवाल तो वो आप पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-0660, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपने सवाल या फिर कोई सुझाव हैं तो वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। हम कार्यक्रम में उसे जरूर शामिल करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ और वादे के साथ कि अगले अंक में एक नई योजना के प्रति आपको करेंगे जागरूक, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।